क्रेडिट सेल एग्रीमेंट मतलब बिक्री समझौता जो है, अगर हम बिक्री को, सेल को अगर हम क्रेडिट पर करते हैं, क्रेडिट मतलब उधार पर करते हैं, मतलब अगर हम उधार सेल करते हैं, हम सामान जो है उधार में बेचते हैं, तो नेचुरली हमें अपने जो कस्टमर है उसके साथ कुछ एग्रीमेंट करना होगा। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट इज लाइक आप कुछ शर्तें निश्चित कर रहे हो अपने कस्टमर के साथ, और वो शर्तें जो है वो एग्री कर रहा है। ठीक है, कस्टमर एग्री कर रहा है कुछ शर्तों को जो आपने निश्चित की हैं, और वो शर्तें जो है वो लिखित में भी आप दे सकते हो उसको, और वर्बली भी दे सकते हो। ठीक है, तो जब इस तरह का कोई एग्रीमेंट बनता है, और वो एग्रीमेंट अगर आप सेल करने पर, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तब आपने कोई एग्रीमेंट किया है, तो ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं क्रेडिट सेल एग्रीमेंट। तो हम जो लास्ट वीडियो में हमने क्रेडिट सेल पढ़ा था कि क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे कि क्रेडिट सेल एग्रीमेंट क्या होता है। ओके, तो ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल, एंड आई एम ज्योति सिक्का, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रेडिट सेल एग्रीमेंट, क्रेडिट सेल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, जब आप गुड्स सेल करते हो, इनफैक्ट सर्विसेज भी आप अगर सेल करते हो, तो अगर आप क्रेडिट पर सामान बेच रहे हो, देखो अगर आप कैश बेच रहे हो तब तो आपको किसी से कुछ शर्तें निश्चित करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब आप अपने सामान को उधार पर बेच रहे हो, क्रेडिट पर बेच रहे हो, तभी आप उससे कुछ शर्तें निश्चित करोगे। और वो शर्तें क्या क्या होती हैं, वो शर्तें जो है एक डॉक्यूमेंट पर लिखी हुई होंगी, और उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा क्रेडिट सेल एग्रीमेंट। ठीक है, आई होप आपको क्रेडिट सेल एग्रीमेंट का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रेडिट सेल, मतलब क्रेडिट सेल किस तरह का बना हुआ होता है, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या दिखता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट सेल एग्रीमेंट का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ये स्ट्रक्चर भी पर्सन टू पर्सन, रिटेलर टू रिटेलर अलग अलग ही होता है। ठीक है, कोई भी रिटेलर सेम स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा, वो अपने स्ट्रक्चर अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाएगा क्रेडिट सेल एग्रीमेंट के। ठीक है, लेकिन उसके अंदर मैंने कुछ बेसिक चीजें लिखी हैं, वो चीजें हर रिटेलर अपने एग्रीमेंट में जरूर डालेगा। वो क्या क्या होंगी? नंबर वन, प्रोडक्ट। नेचुरली जो सामान वो उधार पर बेच रहा है उस सामान के बारे में पूरी डिटेल वो जरूर लिखेगा उस एग्रीमेंट में। ठीक है, नंबर टू क्या है? परचेज प्राइस, कितने में वो सेल कर रहा है आपको, और कितने में कस्टमर उसको परचेज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि जो उसने आपको उधार सामान दिया है, वो सामान का जो प्राइस है वो आप कितने टाइम में पूरा करोगे। लाइक 6 महीने में आप पूरा करोगे, 1 साल में इंस्टॉलमेंट दोगे। इंस्टॉलमेंट मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट जो है, लाइक अगर आपने 1 लाख का सामान लिया है और आप ये बोलते हो कि मैं 10 इंस्टॉलमेंट यानी 10 मंथ में 10-10 हजार रुपए करके आपको वापस दूंगा, तो इसका ड्यूरेशन जो है वो क्या बनेगा? 1 साल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगर मैंने 1 लाख का सामान सेल किया है उधार पे, और अगर मैं 10 इंस्टॉलमेंट में कस्टमर से पैसे वापस ले रहा हूं, यानी 10 हजार रुपए 1 मंथ के, तो मेरे जो लोन का पीरियड है वो कितना रहेगा? 10 महीने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अगर आपको लोन मिला है, अगर आपको उधार मिला है सामान, तो रिटेलर चाहे तो उस अमाउंट पर ब्याज भी ले सकता है। जैसे कि 1 लाख रुपए का आपको उसने सामान दिया और आपको जो है 10 महीने में उतारना है, इसके ऊपर वो ब्याज भी ले सकता है आपसे, यानी 10%, 5%, जितना भी उसका मन चाहे। अगर आप उस पर एग्री करते हो तो ही आप सामान खरीदोगे। नेक्स्ट होता है लोन वारंटी। कुछ कुछ रिटेलर हैं वो ये भी कह सकते हैं कि अगर हम आपको 1 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का सामान बेच रहे हैं, तो आप मुझे इसकी कोई वारंटी दो, लाइक अपना अकाउंट डिटेल दो या कुछ भी, वट एवर जो भी उनका मन करे। जैसे ये होता है ना, जैसे लाइक आप गोल्ड गिरवी रखकर आपको कैश मिल रहा है, इस तरह से वो होता है वारंटी। ठीक है, लाइक या आप ये भी कह सकते हैं कि 5 साल के अंदर अंदर आप वारंटी दे रहे हैं कि आप ये लोन उतार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लैंडिंग अमाउंट। लैंडिंग अमाउंट मतलब कितना आपने उधार लिया है, इसमें इंटरेस्ट को इंक्लूड करके बोला जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 7 पर है डिफॉल्ट पेनल्टी। डिफॉल्ट पेनल्टी का ये मतलब है कि अगर आप उधार समय पर नहीं पे कर पा रहे हो, अगर आप जो आपने लोन लिया है, लाइक आपने 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा है, ठीक है, 1 लाख रुपए के मोबाइल को आपने 10 इंस्टॉलमेंट बनाई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 10-10 हजार की, और आपने जो है 4 इंस्टॉलमेंट पे कर दी और बाकी इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं की है, मतलब 6 इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, ठीक है, तो आप 60 हजार आपने पे नहीं किए। अगर आप नहीं पे करते हो तो आपको क्या पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट, कई बार मैं ये कह सकती हूँ कि एज ए कस्टमर, मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, मेरे को मैंने 10 इंस्टॉलमेंट देनी थी, मैंने 4 इंस्टॉलमेंट दे दी। अब मैं उसके पास गई हूँ कि भाई मैं जो है अगले अगले 2 महीने तक आपकी जो इंस्टॉलमेंट है 10-10 हजार की, मैं नहीं दे पाऊंगी, तो मतलब मैं क्या हो गई, मैं डिफॉल्टर हो गई, ठीक है। अब डिफॉल्ट पर पेनल्टी भी ले सकता है रिटेलर अगर वो चाहे तो। ये पेनल्टी क्या होगी, ये सब शर्तें जो है ये स्टार्टिंग में ही क्लियर करी जाती हैं, स्टार्टिंग में एग्रीमेंट पर लिखी हुई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीपेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। आप जो 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, आप उसको कैसे वापस करोगे, क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या टर्म्स होंगी, ये सब भी पहले से ही निश्चित होगा। नंबर 9 पर आता है डेट ऑफ पेमेंट। मतलब जैसे मैं ये कहती हूँ कि मैं हर महीने जो 10-10 हजार रुपए का, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया है, 10-10 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट जो है मैं आपको हर महीने 10 तारीख को दूंगी या 5 तारीख को दूंगी, ठीक है। तो डेट ऑफ पेमेंट आपका क्या रहेगा, ये आपको स्टार्टिंग में ही निश्चित करना पड़ेगा, और ये डेट ऑफ पेमेंट हर मंथ सेम रहना चाहिए, ये नहीं है कि आप चेंज कर दो। इवन इनफैक्ट मोड ऑफ पेमेंट भी सेम रहना चाहिए। जैसे कि मैं ये कहती हूँ कि मैं अपना लोन जो है क्रेडिट कार्ड से पे करूंगी, या अपना लोन डेबिट कार्ड से पे करूंगी, या मेरा मान लो HDFC बैंक में अकाउंट है तो मैं HDFC बैंक से पेमेंट करूंगी। हर चीज पहले से क्लियर होनी चाहिए, हर चीज पहले से रिटर्न में होनी चाहिए, और आप उसको ड्यूरिंग द लोन या ड्यूरिंग द लोन टाइम, या अगर इंस्टॉलमेंट्स टाइम में अगर आप उसको चेंज करवाना चाहते हो तो आपको पहले रिटेलर से बात करनी पड़ेगी। अगर वो सहमत होता है तो ही आप उसमें चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। तो ये सारा होता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट, ठीक है। मतलब क्रेडिट एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या बातें जनरली लिखी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो रिटेलर ऐड कर सकता है, या इनमें से कुछ कम भी कर सकता है। ये हर रिटेलर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आपको रिटेल का क्रेडिट एग्रीमेंट समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी। अब रिटेल क्रेडिट एग्रीमेंट तो हमने पढ़ लिया है, अभी हम क्रेडिट फैसिलिटी पढ़ेंगे कि क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है। देखो, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि मुझे अपना सामान बेचना है, एज ए रिटेलर मुझे सामान बेचना है, ठीक है, और एज ए कस्टमर आपको सामान खरीदना है। अब रिटेलर कहता है कि मैं तो किसी को उधार नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन उसको सामान भी ज्यादा बेचना है। अब क्या करेंगे वो, बीच में मान लो एक बैंक आ जाता है, मान लो हमने आईसीआई बैंक है। अब इसमें रिटेलर जो है वो आईसीआई बैंक से कनेक्ट, लाइक उनके लिंक होते हैं, तो वहां पर जो भी ऑफर्स वो देते हैं, जो भी बैंक उनको ऑफर देगा कि आईसीआई बैंक वाले जो है, अब ये आईसीआई बैंक वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो मेरे कस्टमर से जो है लोन की इंस्टॉलमेंट लेगा और मुझे देगा। समझ में आ गया। तो बीच में थर्ड पार्टी जब इंक्लूड हो जाती है ना, थर्ड पार्टी, ना तो वो रिटेलर है ना ही वो कस्टमर है, वो एक थर्ड पार्टी है जो रिटेलर को ये फैसिलिटी दे रही है कि वो अपने कस्टमर को उधार दे सके, और जो कस्टमर से उधार वापस लेना है वो काम कौन करेगा, वो आईसीआई बैंक करेगा, और आईसीआई बैंक कस्टमर से पैसे लेकर रिटेलर को देगा, ठीक है। इसके बदले में बैंक चार्जेस भी लेता है, ठीक है। अब इसमें बैंक का क्या फायदा है, बैंक की ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो जाएंगी। अब जैसे मान लो मेरे को वॉशिंग मशीन खरीदनी है, ठीक है, तो मैं जाऊंगी रिटेलर के पास कि मुझे जो है ईएमआई पर वॉशिंग मशीन चाहिए। ईएमआई मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी लोन पर मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, ठीक है। अब रिटेलर का अगर उससे म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा आईसीआई से, तो वो मुझे कहेगा कि अगर आप आईसीआई बैंक से ईएमआई बनवाते हो तो आपको फ्री ऑफ इंटरेस्ट आपको जो है वहां से आपकी ईएमआई बन जाएगी। अब क्या होगा, हर महीने मेरे आईसीआई बैंक से पैसे कट जाएंगे, ठीक है, और रिटेलर को मिल जाएंगे, और ये बीच वाला काम कौन करेगा, ये आईसीआई बैंक करेगा। तो आईसीआई विल बी कॉल्ड क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। वो क्या प्रोवाइड कर रही है, कस्टमर को और रिटेलर को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। आई होप आपको अब तक कुछ मीनिंग क्लियर हो गया होगा।
तो रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी क्या होते हैं? ये एक फाइनेंसिंग मेथड होता है, लाइक आपको पैसा प्रोवाइड करने का, कस्टमर को पैसा प्रोवाइड करेंगे ताकि कस्टमर जो है वो शॉपिंग कर सके, ठीक है। इट प्रोवाइड लोन टू कस्टमर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3, हाई वैल्यूड आइटम्स। इसके अंदर ना बहुत छोटी आइटम्स लाइक 2000, 3000, 4000, 5000 इतनी फैसिलिटी इसमें नहीं होती है, आपको ज्यादा अमाउंट के ही लोन इसमें मिलते हैं। नंबर 4 है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्क भी बियर कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज द मेन कंसर्न। अब देखो ये रिटेलर और कस्टमर के बीच में ये एक रिस्क बियर करने वाला पार्टनर है, ठीक है, थर्ड पार्टी है जो रिस्क बियर कर रही है। अब वो जब वो रिस्क बियर कर रही है, लाइक वो रिटेलर को 50,000 रुपए पे कर रही है स्टार्टिंग में, कस्टमर ने 50,000 रुपए का सामान खरीदा, रिटेलर को 50,000 रुपए का सामान को 50,000 रुपए के पैसे की गारंटी जो है वो उसको कस्टमर नहीं दे रहा है, वो बैंक दे रहा है। बैंक तब देगा जब आपका खाता वहां खुला होगा, एक कस्टमर का अकाउंट वहां पर खुला हुआ होगा तो ही। अब कस्टमर के अकाउंट से हर महीने जो है बैंक लेगा और आगे रिटेलर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें बैंक को रिस्क होता है, लाइक अगर मान लो सामने वाला पैसे ना पे करे तो रिटेलर को तो बैंक को पूरा पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। बैंक वाला रिटेलर को ये नहीं कह सकता कि क्योंकि मेरा कस्टमर पे नहीं कर रहा इसलिए मैं भी पे नहीं करता, नहीं, रिटेलर निश्चिंत हो गया है। अब रिस्क किसका हो गया? थर्ड पार्टी का। तो इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। एंड रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी, आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। आज हमने इस छोटे से टॉपिक को कवर किया है जो कि है रिटेल क्रेडिट एग्रीमेंट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है। आई होप आप सबको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना और बताना। थैंक यू। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।